Hello students. So in the last class we have seen about the scheduling algorithms, and there are 6 types of scheduling algorithm that are first come first serve, shortest job first, priority scheduling, round robin, multi-queue scheduling, and multi-queue with feedback queue scheduling. So in today's lecture we will start with the first one, that is the first come first serve CPU scheduling. So let's move on to the FCFS. So in the first come first serve scheduling algorithm, as the name suggests, that means first come, जो सबसे पहले आ रहा है, first serve, मतलब कि जो पहले आ रहा है उसको CPU सबसे पहले हम लोग allocate करते हैं. That means it gets serves in prior to the second job. So the process which arrives first gets executed first, or we can say that the process which requests the CPU first gets the CPU allocated first. तो जो पहले आएगा उसको पहले वर्क करने का चांस मिलेगा. सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज जस्ट लाइक फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू डेटा स्ट्रक्चर, where the data element which is added to the queue first is the one who leaves the queue first. मतलब जो डेटा एलिमेंट सबसे पहले ऐड होता है वही सबसे पहले क्यू से बाहर जाता है. सो दिस इज़ यूज्ड इन बैच सिस्टम्स. तो बैच सिस्टम क्या था कि सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स आर collected or grouped in one batch and they are sent to the CPU. So it is easy to understand and implement programmatically using a queue data structure where a new process enters through the tail of the queue and the scheduler selects process from the head of the queue. So इसको समझने के लिए we can say that this is a queue and this is the entry part and this is the exit part. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं head and we can call this as tail. Okay. तो क्या होता है, पहला प्रोसेस आया P1, सो P1 क्या हुआ, फर्स्ट यहाँ इंसर्ट हो गया, देन P2, देन P3, इसी तरह से सिमिलरली सारा प्रोसेसेस यहाँ पे फिक्स हो रहा है. अब सबसे पहले क्या होता है कि P1 गेट्स एग्जीक्यूटेड. क्यों? क्योंकि P1 सबसे पहले आया है. P1 का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सबसे पहले आएगा फर्स्ट सर्व होगा. तो अब सबसे पहले हेड की तरफ से कौन निकल जाएगा, P1 को क्या होगा, CPU एलोकेट होगा, वो अपना काम करेगा और CPU से बाहर चला जाएगा. ठीक है. उसके बाद कौन सबसे पहले हो गया, P2 यहाँ आ जाएगा, देन P2, एंड इसी तरह से टेल से इंसर्शन होगा और हेड से मतलब डिलीट होगा, या फिर बोल सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो से दैट फ्रॉम द हेड पार्ट क्यू से बाहर भी जा सकता है जो भी प्रोसेस है. एंड अ परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ FCFS शेड्यूलिंग इज बाइंग टिकट एट टिकट काउंटर. कहीं मूवी देखने जाते हैं या रेलवे काउंटर पर रहते हैं हम लोग टिकट के लिए. क्या होता है कि अगर हम पहले पहुँचे टिकट हमें पहले मिलेगा, एंड इफ़ देर आर n नंबर्स ऑफ पीपल एंड आई एम इन द n+1th पोजिशन, तो क्या होगा, पहले वो n जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको टिकट मिलेगा, देन आई विल गेट द माई चांस. ओके. सो दिस इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, and we have to calculate average waiting time and average waiting time and average turnaround time in all the examples. जितने भी तरह का CPU scheduling पढ़ेंगे तो we have to calculate average waiting time and average turnaround time. So for every scheduling algorithms, average waiting time is a crucial parameter to judge its performance. तो performance judge करने के लिए what we use average waiting time. एंड एवरेज वेटिंग टाइम और AWT बोलते हैं जिसे हम, इज़ द एवरेज ऑफ द वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस इन द क्यू. तो क्यू में कहाँ वो प्रोसेस वेट कर रहा है, दैट ऑल द टाइम इज़ बीइंग एडेड एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस और द नंबर ऑफ पोजिशंस इन द क्यू, सो दैट रिजल्ट्स इन द एवरेज वेटिंग टाइम. सो लोअर द एवरेज वेटिंग टाइम बेटर द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो जैसे we can say that if we are standing in a ticket counter and we have to wait for a very less amount of time, तो उस केस में क्या होता है, we say that the ticket seller is working very efficiently. मतलब जो काउंटर पे आदमी बैठा वो काम अच्छा कर रहा है, क्योंकि तुरंत वो टिकट दे के क्या कर रहा है कि लाइन को बड़ा नहीं होने दे रहा. तो दैट सो लोअर द एवरेज वेटिंग टाइम बेटर द CPU scheduling algorithm. Okay. So एक क्वेश्चन है, consider the process P1, P2, P3, P4 given in the below table and arrives for situation in the same order with arrival time 0. तो क्या है, यहाँ पे मेरे पास 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3 एंड P4, और सबका अराइवल टाइम जो 80 होता है, 80 सबका क्या है,
सभी का ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो टाइम पे 4 प्रोसेस हमको मिल गया जिसका बर्स्ट टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम होता है जो CPU को टाइम चाहिए। दैट मीन्स P1 का है 21, P2 3, P3 6 एंड P4 2। सो दीज आर द बर्स्ट टाइम एंड what is the question? So find the average waiting time using the FCFS scheduling algorithm। तो FCFS कैसे यूज़ करते हैं, इस पर एक पहले हम लोग गैंट चार्ट बनाते हैं। ये गैंट चार्ट है, ये एक गैंट चार्ट है, GANTT बोलते हैं इसको, गैंट चार्ट। ये क्या होता है, ये इट डिपिक्ट्स द इंटायर प्रोसेस इन बोल सकते हैं कि हम लोग ये एक क्यू फॉर्म में और एक लिस्ट फॉर्म में बतलाता है कि अगर ज़ीरो टाइम से स्टार्ट किए, ठीक है। अब मेरे पास क्या था, वी कैन सी दैट P1 सबसे ये ज़ीरो टाइम पे आया, P1 सबसे पहले, उसके बाद P2, देन P3, देन P4, ठीक है। तो पहले कौन आया, P1 ज़ीरो टाइम पे आया। तो ज़ीरो से कब तक चलेगा, इसका CPU एग्जीक्यूशन टाइम 21 है, तो ज़ीरो से 21 तक। तो लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पे, ज़ीरो से 21 तक कौन चला है, P1, ओके। अब P1 जब ओवर हो जाता है तो व्हाट इज़ नीडेड, दूसरा क्या आएगा, P2। P2 का टाइम कितना था, P2 का टाइम है 3, तो ये 3 सेकेंड ऑन चलेगा। तो 21 के बाद 3 कितना होता है, 24, तो 3 सेकेंड चला। एंड आफ्टर दैट P3 का टाइम कितना है, तो P3 का टाइम 6 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 6 सेकेंड 24 के बाद चलेगा, 30 पे ये क्या हो गया। और जब भी कोई भी एक प्रोसेस CPU से बाहर जा रहा है तो हम ऐसे एक अपने समझने के लिए लिख सकते हैं कि P1 0 से 21 काम किया और 21 के बाद ये बाहर निकल गया, ठीक है। फिर अभी 21 सेकेंड पे भी हमें, और मिली सेकेंड पे, ये जो भी यूनिट टाइम रहे वो डजेंट मैटर। और उसके बाद क्या होता है कि P2 आता है, P2 3 सेकेंड काम करके बाहर आ गया 24 पे। फिर P3 आता है, P3 क्या करता है, 6 सेकेंड्स वर्क करके CPU में 30 पे बाहर हो जाता है। एंड एट द लास्ट क्या होता है, P4 आता है, P4 का टाइम है 2 यूनिट। तो ये क्या होगा, 30 के बाद 2 यूज़ करेगा 32 तक, और 32 पे बाहर हो जाएगा। अब सब बाहर हो गया, अब हम लोग को वेटिंग टाइम यूज़ करना है। तो P1 कितना वेट किया, सब लोग 0 पे आया था, ठीक है। अब P1 कितना वेट किया, 0, क्योंकि 0 पे उसको CPU मिल गया, तो P1 0 वेट किया। P2 कितना वेट किया, 21 सेकेंड ये वेट किया। ये इसके पहले 0 पे आ गया था, बट इसको CPU कब मिला, यहाँ पे मिला 21 पे, तो ये कितना वेट किया, 21। P3 भी 0 पे आया था, बट उसको CPU कब मिल रहा है, 24, इस पोजीशन पे मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो 24 पे मिला, तो ये 24 सेकेंड और मिली सेकेंड जो भी अपना यूनिट है उतना वेट किया। एंड P4 30 सेकेंड वेट किया, ठीक है। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, जब सबका वेटिंग टाइम निकल गया तो इतना को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस दैट इज़ 4 करेंगे, तो यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम 18.75 मिली सेकेंड आ गया, ओके। सो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू विद द हेल्प ऑफ वन new example in the tutorial class. So the average waiting time will be 18.75 millisecond for the above given process. First P1 will be provided with the CPU resource, hence waiting time of P1 will be 0, जो वही बतलाया है कि 0 पे आया, 0 पे ही उसको CPU मिल गया, तो waiting time is 0. So P1 requires 21 millisecond for completion, hence waiting time for P2 is 21, क्योंकि P2 को 21 सेकेंड पे मिल रहा है, तो P2 का वेटिंग टाइम हो गया 21। उसी तरह से P3 का वेटिंग टाइम 24 एंड P4 का वेटिंग टाइम 30। तो सभी को ऐड करके डिवाइड बाय करते हैं तो वी गेट द एवरेज वेटिंग टाइम। सो लेट्स so that's all for this lecture. We will see the convoy effect and the problems which are faced in this FCFS scheduling algorithm in the next video. Till then, stay tuned. Thank you.